हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो बीएड के कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म निकले थे, आप लोगों ने फिल किए होंगे। तो जो बच्चे कॉमर्स से सब्जेक्ट से हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, से फॉर्म फिल किए, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तो जिन बच्चों ने कॉमर्स सब्जेक्ट रखा है अपना, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन अनुपात महत्वपूर्ण उपकरण है जिनका उपयोग डैश द्वारा किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियोज आर इम्पोर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय मैनेजर्स, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेखांकन अनुपात होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट टूल होते हैं, लेकिन किसके लिए टूल होते हैं। जो रेशियोज अपने रेशियो एनालिसिस मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था कि अलग अलग तरह के रेशियोज निकाले जाते हैं। किस लिए निकाले जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी करेंट की सिचुएशन क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, प्रॉफिट कितना है, जो स्टॉक है उसका रेशियो क्या है। तो ये सारे रेशियोज इसलिए निकाले जाते हैं। तो ये किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, कौन इसका यूज करता है। बंधकर्ता करेंगे, शोधकर्ता, निवेशक, या फिर सभी। तो ये तीनों ही उसका यूज करते हैं। मैनेजर्स भी करते हैं, रिसर्चर्स भी करते हैं और इन्वेस्टर्स भी करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुद्ध लाभ अनुपात दर्शाता है। नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी पोजीशन, बिग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिट फॉर लेंडर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, जैसे कि मैंने बताया, ये आपको बहुत तरह के रेशियोज होते हैं। शुद्ध लाभ अनुपात जो होगा वो क्या दर्शाएगा। एक तो नाम क्लियर हो रहा है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है, कैसे निकाला जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है। तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो दिखाएगा कि जो संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो परिचालन है, उसका ऑपरेशनल जो है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी उसको मिल रही, लाभप्रदता की। क्योंकि जो लाभ होता है वो सीधे सीधे ये निकालने के लिए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, दोनों का यूज ये देखने के लिए किया जाता है कि जो संस्था है, जितनी सेल हो रही है उसकी तुलना में लाभ कितना मिल रहा है उसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी आवर्त कार्यशील पूंजी के साथ डैश के संबंध को मापता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद डैश, फिक्स्ड एसेट, सेल्स, परचेजेस, स्टॉक। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कार्यशील पूंजी आवर्त निकाला जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो सारी पूंजी, वो सारी कैपिटल जो कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली के खर्चे होते हैं या रन करने में जो खर्चे होते हैं उसके लिए यूज की जाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो उसका जो टर्नओवर निकाला जाता है, उसमें हम वर्किंग कैपिटल के साथ किसके बीच जो कि दो चीजें होती है ना, जो भी रेशियो निकाला जाता है, एक तो ऊपर वर्किंग कैपिटल लिखी, अपॉन में क्या आ जाता है, उसके साथ हम निकालते हैं उसका रेशियो। अचल संपत्ति, बिक्री, क्रय या फिर स्टॉक, क्या चीज रहती है इसमें, तो इसमें तो फिक्स एसेट जो होती है उसके साथ हम निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल अपॉन फिक्स एसेट हो जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण में नियोजित पूंजी शब्द का तात्पर्य है। इन रेशियो एनालिसिस द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड रिफर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेशियो एनालिसिस निकाला जाता है, वहां पर जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड का यूज करते हैं तो उससे क्या अर्थ होगा। वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पूंजी लगाई गई है वही कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। नियोजित पूंजी इक्विटी शेयर पूंजी से, निवल मूल्य से, शेयरधारकों की निधि से, तो उसमें से कोई नहीं। तो उसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि नियोजित पूंजी शब्द का क्या तात्पर्य होता है। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है, जिसे कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि सकल विनियोजित पूंजी कहते हैं। और दूसरी हो जाती है जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, यानी कि शुद्ध विनियोजित पूंजी से कहा जाता है। और थर्ड जो होती है वो हो जाती है प्रॉपर्टीज नेट कैपिटल होती है। जो प्रॉपर्टीज नेट कैपिटल होती है उसमें स्वामियों की शुद्ध विनियोजित पूंजी आ जाती है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कुछ भी अलग से बताया नहीं गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझेंगे अगर डिटेल में जाकर हम, तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस कैपिटल एम्प्लॉयड की यहाँ पर बात की जा रही है।
तो जो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ये वाली, इसमें टोटल एसेट आती हैं, यानी कि जो टोटल एसेट्स होती हैं, टोटल एसेट में करंट और फिक्स्ड दोनों को ही ऐड करा जाएगा, वो टोटल एसेट हो जाती हैं। तो टोटल एसेट में जो हम देखेंगे करंट फिक्स्ड को ऐड करके, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस तरह का दे नहीं रखा है जो टोटल एसेट को दिखा रहा हो, तो उसमें से फिक्टिशियस एसेट को हम लेस कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं होगी। जो दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वहां पर अंशधारी कोष प्लस लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होती है उनको ऐड किया जाता है। और जो थर्ड पॉइंट हो जाता है जो प्रॉपर्टीज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, वहां पर जो मेनली जो अंशधारियों के कोष या विनियोग होते हैं उनको देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके आंसर में जो कह रहा है शेयर धारकों की निधि या अंशधारकों की निधि, शेयर होल्डर्स फंड, तो यही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोजित पूंजी के लिए, कि नियोजित पूंजी जो होती है वो अंशधारियों का या शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है उसको कहा जाता है। तो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर टोटल एसेट देख रखा होता तो टोटल एसेट ही हमारा करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभांश भुगतान अनुपात है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो इज, इसको शॉर्ट में डीपी रेशियो भी बोलते हैं, पैट कैपिटल डीपीएस अपॉन ईपीएस, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन पैट, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिविडेंड पेमेंट रेशियो या डीपी रेशियो जो होता है वो कौन सा रहता है। अब आपको मेनली उसका फॉर्मूला बताना है उस रेशियो का, लाभांश भुगतान अनुपात का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जो कंफ्यूजन वाली चीज है जो उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो पैट दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं इसको, कंफ्यूज ना होइएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो दूसरा दे रखा है डीपीएस, डीपीएस हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर और ईपीएस हो जाता है अर्निंग पर शेयर। बाकी चीजों की दे ही रखी है। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो की अगर बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन संबंधित है, फाइनेंशियल प्लानिंग डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग फॉर ए कैपिटल इशू, प्रिपेयरिंग बजट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वित्तीय नियोजन किया जाता है, वो किससे संबंधित होता है, कि वित्तीय विवरण बनाने होते हैं या फिर पूंजी निर्माण की योजना तैयार करनी होती है, बजट तैयार करना होता है, फिर उपरोक्त सभी। तो जो वित्तीय नियोजन होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला लगेगा आपको और ये लगेगा कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय विवरण तैयार करना अकाउंटिंग का काम है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं आता। पूंजी निर्गम की योजना बनाना, प्लानिंग फॉर ए कैपिटल इशू, ये भी नहीं आएगा। जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बजट तैयार करना, यानी कि प्रिपेयरिंग बजट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन निश्चित की तैयारी से शुरू होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट, कैश बजट, बैलेंस शीट, सेल फॉर कॉस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वित्तीय नियोजन होता है किसकी तैयारी से शुरू होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट जो होती है किससे होती है, तो जो स्टार्ट होती है सबसे पहले हम सेल जो होती है उसको फोरकास्ट करते हैं, यानी कि अनुमान लगाते हैं कि कितनी हमारी जो विक्रय है कितना हमारी बिक्री हो रही है, इसका अनुमान लगाया जाता है, वहां से शुरू होता है हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर बजट का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मास्टर बजट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ऑपरेटिंग बजट, बजट मैनुअल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मास्टर बजट होता है इसमें जो बनाया जाता है उसका हिस्सा इसमें से कौन सी चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी होती है, सभी का क्रय बजट भी होता है और परिचालन बजट भी होता है, लेकिन जो बजट मैनुअल है वो इसका हिस्सा नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बजट मैनुअल होता क्या है, तो बजट मैनुअल क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है क्योंकि कैसे तैयार किया गया है बजट उसके बारे में बताता है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि बजट कैसे तैयार किया गया है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर जो बजट मैनुअल होगा वो इसका हिस्सा नहीं होता, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नगद बजट में नहीं दिखाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन कैश बजट, तो पोस्ट इशू ऑफ कैपिटल, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैश बजट बनाया जाता है उसमें हम किस चीज को नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो कैश बजट होता है उसमें पोस्ट इशू ऑफ कैपिटल भी दिखाते हैं, लोन रीपेमेंट भी दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिखाते हैं, लेकिन जो डिप्रिसिएशन होता है उसको नहीं दिखाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होती है। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद प्रोजेक्टेड, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है वो उसकी जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर समाप्त होती है, कि अनुमानित विवरण तैयार हो जाते हैं तब, वास्तविक विवरण तैयार हो जाने पर, दोनों का कंपैरिजन होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब जो अनुमानित होते हैं यानी कि जो प्रोजेक्टेड होते हैं उसको एक्चुअल के साथ जब हम कंपेयर कर लेते हैं तो वहां पर ये प्रोसेस समाप्त हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन डैश द्वारा शासित होता है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाय डैश, लोकल स्टैंडर्ड ओनली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज इंटरनल टॉप मैनेजमेंट ओनली। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी होती है वो किसके द्वारा शासित होती है, जो लोकल में स्थानीय मानक होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, या फिर इन दोनों के ही साथ, या फिर जो कंपनी का इंटरनल टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है। तो आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी गैप आपने पढ़ा था कि जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं उनको ही फॉलो किया जाता है, साथ में जो लोकल होते हैं जिस भी कंट्री में है तो वहाँ पर कुछ लोकल भी अपने चल रहे होते हैं कस्टम्स, उसको भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक दोनों को ही फॉलो किया जाता है वित्तीय लेखांकन में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वित्तीय लेखांकन का दायरा है, डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, वेरीफाइंग और ऑडिटिंग डाटा, पब्लिशिंग डाटा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो कहाँ तक फैली है या कितने दूर तक उसका एक दायरा होता है, कि डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण या फिर उसका सत्यापन या ऑडिट करना या उसको प्रकाशित करवाना या फिर ये सभी। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें तीनों ही चीजें आ जाएंगी। अगर हम स्कोप की बात करें तो कलेक्शन प्रोसेसिंग डेटा भी आता है, वेरीफाइंग ऑडिटिंग डेटा भी और पब्लिशिंग डेटा भी, तो तीनों ही चीजें आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अकाउंटेंसी है उसका क्षेत्र जो होता है उसका स्कोप जो है वो काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है, तो वहां पर ये सारी काम जो होते हैं वो उसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यवसाय के वित्तीय लेखांकन का आधार है, डैश आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग, सेल्स कॉलम, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिजनेस होता है उसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है उसका आधार क्या होता है। लेखांकन के रिकॉर्ड बनते हैं, लेखाता पद्धति है, बिक्री की मात्रा या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो इसका बेस होता है बुक कीपिंग, देखाता या पशुपालन पद्धति भी कहा जाता है, इसका जो बेस होता है वो हो जाता है ए और बी दोनों, यानी कि जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे होते हैं और जो बुक कीपिंग की होती है दोनों ही आ जाती है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो बुक कीपिंग होती है उसमें हमारे जो जर्नल लेजर होता है या फिर जो सबसे बड़ी बुक्स बनाई जाती हैं, और जो अकाउंटिंग का काम होता है उसमें जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जो फिर जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक व्यापारिक लेन देन के समर्थन में एक लिखित साक्ष्य है, डैश इज अ रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेजर, वाउचर, लेजर पोस्टिंग, जर्नल। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमने बिजनेस में ट्रांजेक्शन किए हैं उसके सपोर्ट में ऐसी क्या हम प्रूफ दे सकते हैं या फिर जो प्रूफ होते हैं जो कि दिखाएं कि हाँ जो हमने ट्रांजेक्शन किया है या जिसका हमने रिकॉर्ड रखा है वो करेक्ट है। तो जैसे कि आप ही हैं, कोई सामान लेकर के आए मार्केट से तो उसकी कोई रिसिप्ट मिलती है ना आपको, तो रिसिप्ट क्या होती है, प्रूफ होती है कि वो चीज़ आप इतने की लाए हैं। इसी तरह एक बिजनेस में भी जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उनकी रिसिप्ट मिलती है हमको, तो वही रिसिप्ट क्या होती है, प्रूफ की तरह काम करती हैं। और उस रिसिप्ट को अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है, प्रमाणक बोला जाता है, वाउचर्स बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कि वाउचर्स इज अ रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन रिपोर्टें डैश पर अधिक जोर देती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स lay greater emphasis on the dash, objectivity of data, flexibility of data, relevancy of data, subjectivity of data। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं उसमें किस चीज़ से अधिक जोर दिया जाता है, जो डेटा है या फिर जो समांग हमारे पास होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसकी निष्पक्षता होनी चाहिए, लचीलापन या प्रासंगिकता या फिर विषयपरकता।
तो उसकी निष्पक्षता जो होती है कि पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी तरह प्रभावित ना हो, सही हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।